हेलो एवरीवन, आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। आज क्लास 30 है। इसके प्रीवियस क्लासेस में मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स और काफ़ी टॉपिक आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अभी जो प्रेजेंटली हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आज क्लास 30 से हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी को मैंने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, यानी क्लास 30 एंड क्लास 31। तो क्लास 30 में जो आज हम कंक्रीट की बात करेंगे उसमें बेसिक प्रोविजंस ऑफ IS 456, यानी जो हमारा IS कोड है बेसिकली आरसीसी एंड कंक्रीट का 456 जिसका 2000 वर्जन है, उससे काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो उसमें इस बार किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इसमें एग्रीगेट्स, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें फाइनेंस मॉडल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है जिसमें श्रिंकेज, क्रीप या फिर इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। उसमें कोडल प्रोविजंस क्या है या अदर प्रोविजंस क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करेंगे। एंड फिर लास्ट टॉपिक है कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो ये तो क्लास 30 के अंदर टॉपिक हुए, यानी आज की क्लास। जो नेक्स्ट क्लास होगी क्लास 31, उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक आएंगे वो है मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, जैसे वर्केबिलिटी हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, ये सारे टॉपिक, और टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये मेजर जो दो टॉपिक में मैंने यहाँ पे कंक्रीट को डिवाइड कर रखा है। अब कंक्रीट के जो आज की क्लास है उस क्लास का डिटेल सिलेबस मैं बता देता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स विद देयर स्पेसिफिकेशन। इसमें से देखिए क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन से तरह के एग्रीगेट ज्यादा वर्केबल होते हैं या कौन से तरह के एग्रीगेट ज्यादा स्ट्रेंथ को प्रोसेस करते हैं। तो आपको ये सारे अलग अलग तरीके जो एग्रीगेट्स है, राउंडेड, इरेगुलर शेप, फ्लैकी शेप, एंगुलर एग्रीगेट, ये सारे एग्रीगेट्स आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट्स, है ना, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्किंग वगैरह, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद है फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट्स। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पिछली बार आरएसएम एसएसबी के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आपको पढ़ के जाने हैं। देन उसके बाद ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है कंक्रीट की स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद हम फिर कंक्रीट के अंदर आ जाते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंक्रीट की, उसके क्या क्या स्टेप्स और किस तरीके से होती है मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोसेस में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टेप्स है वो बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जो प्लेसिंग कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, और प्लेसिंग करने के बाद उसकी क्यूरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे पार्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही डिफाइन कर रखे, हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद की चीज है। देन उसके बाद आपको टॉपिक है नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सर्स। पैन एंड ड्रम टाइप जो कंक्रीट मिक्सर होते हैं, इनके भी अपने अपने पार्ट होते हैं। तो कंक्रीटिंग जो इक्विपमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था कि बाथ टाइप जो कंक्रीट इक्विपमेंट होता है वो कौन सा कोड उसके लिए प्रोविजन देता है, ये आरएसएम एसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनके कोडल स्पेसिफिकेशन मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, आपको पढ़ के जाने, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाय ट्रांजिट मिक्सचर एंड बेल्ट कन्वेयर। ठीक, उसके बाद टॉपिक है मास कंक्रीटिंग एंड अंडर वाटर कंक्रीटिंग। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि अंडर वाटर कंक्रीट के अंदर कौन सी ग्रेड की कंक्रीट हम यूज करते हैं, या मास कंक्रीटिंग में हम कौन सी ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, और क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यूरिंग हम क्यों करते हैं, क्या फायदा है, स्ट्रेंथ में फायदा है या क्या फायदा है, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी में फायदा है। तो उसके ऑब्जेक्टिव और मेथड्स कौन कौन से है ना, हम जूट क्यूरिंग करेंगे जूट बैग से, या फिर सिंपली उसको फिल करके क्यूरिंग करेंगे, अलग अलग तरीके के मेथड हैं। देन फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट में से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट में नॉर्मली 3-4 स्टेप होते हैं। एक होता है स्क्रेडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रॉलिंग। ये मैंने क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस मतलब वीडियो के अंदर भी लिया हुआ है। ठीक है, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। देन एडमिक्सचर के यूजेज, और एडमिक्सचर कौन से एडमिक्सचर है जो प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर है जो, और क्या इंपैक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट मिक्स प्रोपोर्शंस आपको पता होनी चाहिए। नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स कंक्रीट क्या होती है, उसके आईएस कोड के हिसाब से कौन सी कैटेगरी नॉमिनल मिक्स में डिफाइन होती है, कौन सी डिजाइन मिक्स में डिफाइन होती है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, डिजाइन मिक्स में आप किस तरीके से जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है फाइंड आउट करते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं उसके ऊपर। जो मिक्सिंग वाटर है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने, इनऑर्गेनिक या क्लोराइड कंटेंट कितने, इसके ऊपर IS 456 के अंदर पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए कंक्रीट या आरसीसी की जब हम बात करते हैं तो IS 456, और जब स्टील की बात करते हैं तो उसका स्टील का कोड, ये दोनों कोड, ठीक है ना, 804 जो है उसका, ये दोनों कोड आपको बिल्कुल पता होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मैक्सिमम कोडल प्रोविजन ही एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट।
then various IS codal provision for different properties of concrete like creep, shrinkage, thermal expansion, elasticity, स्ट्रिपिंग टाइम मतलब फॉर्मवर्क को स्ट्राइक ऑफ करने का टाइम जो होता है, इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी मैं आपको वो क्वेश्चन सारे शेयर करूंगा। फिर कंक्रीट के अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स है, क्रैक है या सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये डिटेल सिलेबस है जो कंक्रीट का एक पार्ट कवर करेगा और दूसरा पार्ट मैं दूसरे क्लास के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 2 ही पार्ट में है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ये पूरे सिलेबस को आपको आईएस कोड के व्यू से और बुक से दोनों जगह से पढ़ना है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन तो करके ही जाने क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर कर ली है। तो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट मिक्सिंग टाइम, ठीक है ना। मिक्सिंग टाइम फॉर कॉन्क्रीट, मिक्सिंग टाइम का मतलब होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स को वाटर के साथ मिक्स करना, ठीक है। कितने टाइम तक हमको मिक्सिंग करनी होती है, तो कह रहा है अप्रोक्सीमेट मिक्सिंग टाइम फॉर कॉन्क्रीट एज पर IS 456/2000 एज। देखिए वैसे मिक्सिंग टाइम के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फिर भी IS 456 यानी IS कोड ने जो प्रोविजन दिया है वो मिनिमम 2 मिनट्स का मिक्सिंग टाइम का प्रोविजन दिया है। तो करेक्ट आंसर तो बी ऑप्शन होगा इसमें। देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सिंग इज टू ऑब्टेन होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कलर कॉन्क्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। हमको किस स्ट्रेंथ की कंक्रीट को ऑब्टेन करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कंक्रीट का मिक्सिंग टाइम, ठीक है। मिक्सिंग टाइम डिपेंड ऑन द टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ मिक्सर, ठीक है। बट IS 456/2000 क्लॉज 10.3.1 प्रोवाइड मिनिमम मिक्सिंग टाइम एज 2 मिनट्स। तो मिनिमम मिक्सिंग टाइम जो है वो 2 मिनट का IS 456 हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज इन कॉन्क्रीट मिक्स शुड नॉट बी लेस देन। नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि जो कंक्रीट के मिक्स करने के लिए जो वाटर यूज करते हैं इट शुड बी पोर्टेबल, ठीक है ना, पीने योग्य पानी होना चाहिए बोलते हैं। और पोर्टेबल वाटर की जो पीएच होती है वो 6.5 से 8.5 के बीच में वैरी करती है। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे 6.5 नहीं है क्योंकि जो कोड है वो हमको प्रोवाइड कराता है pH 6, ठीक है ना, यानी हल्का सा एसिडिक भी वाटर होगा तो चलेगा। तो जो कोडल प्रोविजन है वो 6 का है। So according to IS 456 clause 5.4.2 the pH value of water used in mixing of concrete should not be less than 6, यानी 6 से ज्यादा हो सकती है बट 6 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम pH जो है वो 6 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, द मैक्सिमम ग्रेड फॉर स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट को यहाँ पे हम 3 तरीके से IS कोड जो है कॉन्क्रीट को 3 तरह से डिवाइड करता है। IS कोड अगर आप देखेंगे IS 456 तो उसके अंदर टेबल 2 है, वहां पे 3 तरह की अलग अलग तरह की ग्रेड्स है। पहली ग्रेड है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट। दूसरी ग्रेड है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट और तीसरी जो ग्रेड है उसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक। ऑर्डिनरी कंक्रीट का मतलब होता है M10 एंड M20 और M15 भी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ग्रेड का मतलब होता है M25 से M55 यानी 55 और जो हाई स्ट्रेंथ होता है वो होता है M60 से M80। तो यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम ग्रेड स्टैंडर्ड कंक्रीट की मैक्सिमम ग्रेड क्या है, M55। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M20 नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट इज। देखिए इसका कोडल प्रोविजन है। पहली बात तो यहाँ पे नॉमिनल मिक्स कंक्रीट हम किसको बोलते हैं, वो कंक्रीट जिनकी ग्रेड M5 से M20 के बीच में वेरी करती है, दैट टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स इज कॉल्ड नॉमिनल मिक्स, ठीक है। ये कहां से पता लगा हमको, टेबल 9 ऑफ IS कोड 456, ठीक है। अब इस तरह की नॉमिनल मिक्स के अंदर सीमेंट के एक बैग जिसकी क्वांटिटी 50 किलोग्राम होती है, पर बैग ऑफ सीमेंट कितना मैक्सिमम वाटर आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए एक टेबल है। देखिए M5, 7.5, 10, 15, 20 सब नॉमिनल मिक्स है, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर M20 नॉमिनल मिक्स के लिए जो वाटर कंटेंट है वो 30 लीटर हमको चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, राइट। अगर M5 की बात करेंगे तो 60 लीटर ऑफ वाटर क्वांटिटी की जरूरत है कंक्रीट को मिक्स करने के लिए। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, आप लोगों को वैसे पता है M20 का मतलब क्या होता है, वो कंक्रीट जिसकी स्ट्रेंथ है या जिसकी डिजाइन स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, फॉर्मवर्क को स्ट्राइक ऑफ करने का टाइम है। द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम
फॉर वर्टिकल प्रॉप्स इन केस ऑफ बीम्स। वर्टिकल प्रॉप का मतलब होता है जो वर्टिकल आपने कॉलम बना रखे, टेम्पररी कॉलम्स लगा रखे बीम को स्टेबल करने के लिए। कॉलम मतलब जो यू कैन से कि हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं बल्लियां, ठीक है ना। जो बीम अगर हम डाल रहे हैं तो उसको बल्लियों से सपोर्ट करके हम फॉर्म वर्क करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ बीम हैविंग स्पैन ऑफ 8 मीटर शुड बी। अगर 8 मीटर का स्पैन है तो मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम क्या होगा। देखिए कोड क्या बोलता है, द रिमूवल ऑफ कॉन्क्रीट फॉर्म वर्क ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइक ऑफ और स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म वर्क should be carried out only after the time when concrete has gained sufficient strength at least twice the stress to which the concrete may be subjected to when the formwork are removed। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मवर्क मतलब जो हमने वहां पे फॉर्मवर्क किया हुआ है कंक्रीट को एक सुटेबल स्ट्रेंथ देने के लिए 10 दिन 20 दिन 7 दिन 21 दिन का जो भी है, हम फॉर्मवर्क को तब रिमूव करते हैं जबकि कंक्रीट अपनी डबल स्ट्रेंथ, जो फॉर्मवर्क जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी डबल स्ट्रेंथ, जिस कंक्रीट जिस स्ट्रेंथ को सब्जेक्ट करती है उसकी डबल स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, तभी हम फॉर्मवर्क को हटाते हैं। तो स्ट्रिपिंग टाइम वो मिनिमम टाइम में फॉर्मवर्क को हटाने का, जबकि कंक्रीट अपनी सब्जेक्टेड स्ट्रेंथ से डबल स्ट्रेंथ पे आ जाए, ठीक है ना, यानी वो इतनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो IS 456 क्लॉज 11.3.1 क्या बोलता है, मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम फॉर फॉर्मवर्क एज वर्टिकल प्रॉप्स इन केस ऑफ बीम, यानी बीम को जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वर्टिकल प्रॉप से फॉर्मवर्क प्रोवाइड करा के, यानी वर्टिकल फॉर्मवर्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 14 दिन कब है मिनिमम स्ट्राइक टाइम, मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम, जबकि स्पैन जो बीम का है वो 6 मीटर से 6 मीटर तक है। और 21 दिन का टाइम कब है, जबकि बीम का स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है जो स्पैन है वो कितना है 8 मीटर, तो 8 मीटर के लिए ये सेकंड वाला पॉइंट लगेगा। तो मिनिमम जो स्ट्रिपिंग टाइम होगा वो कितना होगा इसमें 21 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन। समझ गया, स्ट्रिपिंग टाइम का मतलब होता है फॉर्मवर्क को रिमूव करने का टाइम, ठीक है ना। और वो टाइम वो होता है जबकि कंक्रीट अपनी सब्जेक्टेड स्ट्रेंथ से डबल स्ट्रेंथ को गेन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, टू मेक 3.5 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete, the volume of coarse aggregate would required be। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए जो कोर्स जो आपका ड्राई क्वांटिटी है वो कितनी लेते हैं, 1.54 मीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 मीटर क्यूब फ्रेशली कंक्रीट करस्पॉन्ड्स टू 1.54 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे जो 1:4 जो रेशो दिया है वो रेशो किसका है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट यानी सैंड और कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी 1 मीटर क्यूब में कितनी होगी, 4/7 हो गई, 4 और 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम ड्राई वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे तो 1.54 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी आ गई 0.88 मीटर क्यूब आ गई। लेकिन ये तो 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग के लिए, लेकिन हमारे पास कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 3.5 मीटर क्यूब है। तो 0.88 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्रीगेट की वॉल्यूम वाइज जो क्वांटिटी आती है वो है 3.08 मीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर हो गया यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 3.1 मीटर क्यूब। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रिलेवेंट IS कोड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पैन टाइप मिक्सर फॉर कॉन्क्रीट इज। बेसिकली दो तरह के मिक्सर होते हैं, एक ड्रम टाइप होता है, एक पैन टाइप होता है। तो दोनों की मैं IS कोड की रिक्वायरमेंट बता देता हूं आपको। जो पैन टाइप मिक्सचर होता है उसके लिए रिलेवेंट जो है वो IS 12119 है, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे बी हो गया। दूसरा जो है मिक्सचर वो क्या है, ड्रम टाइप, मतलब एक बेसिक उसकी ब्रांच हो गई, उसी में पार्ट हो गया बैच टाइप कॉन्क्रीट मिक्सचर। तो इसके लिए IS कोड 4634 है। तो यहाँ पे पैन टाइप मिक्सचर के लिए पूछा है तो आप करेक्ट आंसर करेंगे 12119। लेकिन बैच टाइप का भी आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन डिटेल में प्रोवाइड कराने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप उसी क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाए। मतलब मैं अगर यहाँ पे 20 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 100 क्वेश्चन के बराबर का मटीरियल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M30 ग्रेड कंक्रीट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। बहुत सिंपल है, जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है FT, दिस इक्वल टू क्या होती है FCK यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस 1.64 इंटू सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब M30 की बात कर रहे हैं तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्लस 1.64 इंटू यहाँ पे सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 38.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। ये जो फॉर्मूला है एफ टी इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.64 सिग्मा, ये किसने प्रोवाइड कराया है? कोड ने प्रोवाइड कराया है IS 456 में, राइट। तो यू कैन से IS 456 इज गॉड फादर, है ना, इस सब्जेक्ट के लिए हम ये बोल सकते हैं। देन क्वेश्चन 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर वेरी सीवियर एक्सपोजर। देखिए ये भी एक कंडीशन है, बहुत तरह के एक्सपोजर कंडीशन दे रखी है IS 456 में, मॉडरेट एक्सपोजर, सीवियर एक्सपोजर, ठीक है ना, ऑर्डिनरी एक्सपोजर, ये है वेरी सीवियर एक्सपोजर इन प्लेन कॉन्क्रीट, ठीक है, कितना होता है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। तो अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करेंगे तो ये हमको दे रखा है एक्सपोजर वाइज टेबल 5 में IS 456 के अंदर। तो वेरी सीवियर कंडीशन के लिए जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है, चाहे प्लेन कॉन्क्रीट हो चाहे रेनफोर्स कॉन्क्रीट हो, इट इज 0.45, दोनों तरह की। लेकिन जब हम सीमेंट कंटेंट की बात करेंगे तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है प्लेन कंक्रीट के लिए 260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब की कंक्रीट बनाने के लिए 260 किलोग्राम सीमेंट चाहिए। और यही आरसीसी के लिए क्वांटिटी कितनी हो जाती है? 340 किलोग्राम, राइट। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसके अंदर चार क्वेश्चन कैसे बने। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया इन्होंने कि वेरी सीवियर एक्सपोजर के अंदर प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर कितना WC होता है, तो हमने कहा 0.45। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि रेनफोर्स कंक्रीट के लिए कितना WC होता है, तो 0.45 ही होगा इसका भी आंसर, है ना, दोनों के लिए बराबर होता है, हमने बताया। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है प्लेन कंक्रीट के लिए वेरी सीवियर एक्सपोजर में, तो उसका आंसर 260 है। और अगर आरसीसी की बात, रेनफोर्स कंक्रीट की बात करेंगे तो उसका आंसर 340। तो 4 क्वेश्चन बन गए इसी में, है ना, इसलिए आपको डिटेल में ही ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एट डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्रॉपर क्यूरिंग। ड्यूरेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ऑफ परमेबिलिटी। देखिए क्यूरिंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी कम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उस केस के अंदर जब क्यूरिंग परफेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब आप जो वाटर के अंदर आपने उसको सबमर्ज करके रखा है वो प्रॉपर नहीं कर रखा, इसका मतलब जो परमेबिलिटी है वो आपकी क्या हो रहा है, बेसिकली ड्यूरेबिलिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो डिक्रीज ऑफ परमेबिलिटी ये आपका गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे गलत है, यानी 1 ऑप्शन। इम्प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होती तो क्रैक्स फॉर्म होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इम्प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होती तो रेट ऑफ कार्बोनेशन भी इंक्रीज होती है, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर तो आपका यहाँ पे बी हो गया। देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्रॉपर क्यूरिंग, पहला डिसएडवांटेज है चांस ऑफ इनग्रेस ऑफ केमिकल इज वेरी हाई। जो केमिकल है वो पेनिट्रेट कर जाएगा कंक्रीट के अंदर, ठीक है ना, अगर क्यूरिंग प्रॉपर, क्योंकि क्यूरिंग प्रॉपर करते हैं जो तो कंक्रीट के अंदर जो वॉइड्स होते हैं वो पानी से फिल हो जाते हैं। अब जब आपने क्यूरिंग प्रॉपर नहीं किए तो वो वॉइड्स तो खाली रहे ना, उसके अंदर कुछ नहीं रहा, उसका एयर रही। तो अगर थोड़ी सी भी ज्यादा अगर विस्कोसिटी का फ्लूइड आ जाएगा, केमिकल, है ना, पानी आ रहा था पानी नहीं आ रहा तो केमिकल आ जाएगा तो इंग्रेस कर जाएगा, तो आपकी कंक्रीट को अंदर से कोरोजन वगैरह कर देगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज की वजह से, अगर इम्प्रॉपर क्यूरिंग है तो। रेट ऑफ कार्बोनेशन इंक्रीज मैंने बताया, और ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस केस में कब होता, क्या होता है, परमेबिलिटी हाई होती है। तो इसलिए ए जो पहला ऑप्शन दे रखा है ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज, यहां तक तो सही है, लेकिन ड्यू टू डिक्रीज ऑफ परमेबिलिटी ये गलत है। तो इसका करेक्ट चॉइस जो हो गई वो क्या हो गई हमारे पास, बी ऑप्शन हो गया, 2 और 3 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 11, स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप सरफेस अप टू लेवल इज कॉल्ड, है ना। स्ट्राइकिंग ऑफ यानी स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है ना। जो भी मतलब ऊपर कंक्रीट की सरफेस के ऊपर जब हमने फिनिशिंग कर रहे हैं, ये जो तीनों स्टेप है ना, फ्लोटिंग, ट्रॉलिंग एंड स्क्रीडिंग, ये तीनों स्टेप किसके लिए, जब फिनिशिंग की बात कर रहे हैं। जब हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो जो स्ट्राइकिंग ऑफ है, जो कंक्रीट को स्ट्राइकिंग ऑफ करते हैं, मतलब क्लीन ऑफ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा है हमसे। देखिए फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस इज डन एज पर द फॉलोइंग वेज। पहला है स्क्रीडिंग, स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट, जो कंक्रीट एक्सेस में है, टू ब्रिंग द टॉप सरफेस अप टू प्रॉपर ग्रेड इज कॉल्ड स्क्रीडिंग, ठीक है। एक्सेस कंक्रीट को हटाना, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। फ्लोटिंग किसको बोलते हैं, रिमूविंग द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट विच आर लेफ्ट स्क्रीडिंग, एंड इट इज डन बाय वुडन फ्लोट। वुडन फ्लोट मतलब क्या होता है, वो प्लेन करने का नहीं होता, जिसका एक हैंडल भी होता है, उसको पूरे कंक्रीट सरफेस के ऊपर हम घुमाते रहते हैं, है ना। इसकी डायमेंशन में दे रखी है 1.5 मीटर लेंथ में, 0.2 मीटर उसकी ब्रेड्थ में, ठीक है ना। तो वुडन फ्लोट को हम जब घुमाते हैं उसके ऊपर, जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का होता है,
तो जो थोड़ी बहुत स्क्रीडिंग वाली यानी एक्सेस कंक्रीट बची है वो भी रिमूव हो जाती है और किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज है वो भी खत्म हो जाती है। फिर जो लास्ट स्टेप है फिनिशिंग का वो है ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जो कॉनिकल शेप का फ्लोट होता है उससे बिल्कुल जो फाइनल स्मूथ होती है सरफेस है ना, वेरी स्मूथ फिनिश होती है, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग इज डन आफ्टर ऑल excess water has evaporated by steel float in conical shape gives a very smooth finish। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग स्टेप है। एक्स्ट्रा कंक्रीट को हटाना यानी स्क्रीडिंग, उसके बाद वुडन फ्लोट को यूज करके जो थोड़ी बहुत और स्क्रीडिंग वाली कंक्रीट बच गई है और इरेगुलरिटीज है उनको हटा देना, और फाइनल स्टेप है ट्रोलिंग जिसके अंदर हम कॉनिकल शेप का फ्लोट यूज करते हैं और बिल्कुल फाइनल फिनिश दे देते हैं हम कंक्रीट सरफेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट इज रिड्यूस्ड बाय। सेग्रीगेशन का मतलब होता है, देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का अलग अलग हो जाना। जैसे हमने कंक्रीट को मान लो थोड़ी हाइट से नीचे गिराया है तो पानी अलग चला जाएगा मिक्स से, फाइन एग्रीगेट अलग हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। देखिए सेग्रीगेशन इज ए सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम फाइन aggregate or water from the mix and the ingredient of the fresh concrete no longer remain uniformly distributed। मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स जो है कंक्रीट के अलग अलग हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली वो मेंटेन नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेग्रीगेशन। मतलब फाइन एग्रीगेट कहीं चला गया, कोर्स एग्रीगेट कहीं चला गया। क्यों होता है? इट इज कॉज ड्यू टू ड्रॉपिंग कॉन्क्रीट फ्रॉम हाइट्स। अगर कॉन्क्रीट को हम ज्यादा हाइट से गिराते हैं तब बैडली डिजाइन मिक्स, डिजाइन मिक्स प्रॉपर नहीं है, एंड कंक्रीट कैरिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी बेल्ट कन्वेयर वगैरह हम यूज करके बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से जब कंक्रीट को लेके आ रहे हैं तब ये चीजें होती है। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सेग्रीगेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग स्मॉल साइज कोर्स एग्रीगेट्स, एयर एंट्रेनमेंट एंड यूजिंग डिस्पर्सिंग एजेंट एंड पोजोलाना। तो ये तीनों ही आपको दे रखा है, यानी ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। डन। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू IS 456 द स्टैटिक इलास्टिक मॉडुलस ऑफ M25 कंक्रीट इज। तो कोड क्या बोलता है? जो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस होता है स्टैटिक मॉडुलस EC इक्वल टू 5000 रूट FCK। सबको पता है, कोड अगर आप खोलोगे दूसरे तीसरे पेज पे मिल जाएगा। और यहाँ पे FCK की वैल्यू कितनी है? 25। यानी कौन सा क्लॉज है कोड में? अगर आप देखना चाहोगे तो 6.2.3.1 क्लॉज है IS 456 के अंदर। यहाँ 25 रखा तो हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² आ गया। अब यहाँ पे न्यूटन पर mm² में तो आंसर दे नहीं रखा। नॉर्मली हम क्या मान लेते हैं, 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू 10। तो अगर इस हिसाब से करेंगे तो यह आ जाएगा 25, 1, 2, 3, 4, यानी 2 लाख ज्यादा हो गया है ना, 25 लाख के आसपास आ गया। ठीक है, यानी 25 इंटू 10⁻3 जीरो ये है, 1 जीरो लगेगी यानी 4 जीरो लगेगी। ठीक है ना, ये होगा यानी 2.5 इंटू 10⁻5, या यू कैन से 25 इंटू 10⁻4, या सिंपली यू कैन से 2,50,000। तो यहां पे अगर देखेंगे तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक भी ऑप्शन ये नहीं दे रहा। लेकिन जब 1 न्यूटन पर mm² की हम एक्चुअल वैल्यू रखेंगे, वो क्या होती है? 10 से थोड़ी ज्यादा होती है, 10.1972 होती है। इस वैल्यू को रखेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 2,54,930। ठीक है ना, यानी 2,50,000 से ज्यादा आया। और इसके जो नियर अबाउट आंसर है वो है 2,55,000। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका ए ऑप्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, वैसे फॉर्मूला आपको याद है लेकिन ट्रिकी इसलिए ये क्वेश्चन क्योंकि नॉर्मली आप 2,50,000 आप जब आंसर करेंगे और 2,50,000 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, यानी 2,50,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर नहीं दे रखा, तो आप क्या करेंगे? उसका नियर अबाउट कर देंगे, या तो 2,52,000 कर देंगे या 48,000 कर देंगे। जबकि करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 2,55,000, क्योंकि आपको न्यूटन पर mm² की वैल्यू को एक्चुअल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कई बार क्या बहुत छोटी छोटी चीजें भी काम में आ जाती है, तो आपको ये एक्चुअल वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 10.2 के आसपास होती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू 10.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 14 है, FRC इज नॉर्मली बी नॉट यूज्ड इन। FRC मतलब होता है फाइबर रेनफोर्स कॉन्क्रीट। जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उसमें ग्राइंडिंग के टाइम पे हम फाइबर मिला देते हैं। फाइबर किसी से भी बन सकता है, ठीक है ना, किसी से भी का मतलब है स्टील, प्लास्टिक, ग्लास या किसी भी तरीके का। नॉर्मली स्टील फाइबर यूज करते हैं हम। ठीक है, देखिए फाइबर सीमेंट रेनफोर्स कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ ए हाइड्रोलिक सीमेंट, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट एंड डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट फाइबर्स।
फाइबर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज प्रोड्यूस फ्रॉम स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, नेचुरल मटेरियल आर बीइंग यूज्ड. कंपेयर टू प्लेन कॉन्क्रीट, एफआरसी इज मच टफर एंड मोर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट. इसलिए हम एफआरसी को यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर सकता है. इसलिए ऐसी कंस्ट्रक्शन जहां पे ज्यादा इम्पैक्ट की पॉसिबिलिटी हो या ज्यादा टफ कंस्ट्रक्शन हमको चाहिए तो हम एफआरसी को यूज करते हैं. तो कहाँ यूज होती है इस तरह की कंस्ट्रक्शन, मतलब एफआरसी? पाइप्स के अंदर, पैनल्स, कर्टेन वॉल, प्रीकास्ट एलिमेंट, वॉल्ट्स, मतलब तिजोरी जिसको बोलते हैं आप, बहुत मजबूत चाहिए होती है हमको, तो वहां पे हम इन चीजों को यूज करते हैं, एफआरसी को यूज करते हैं. तो एफआरसी को नॉर्मल स्ट्रक्चर वर्क में, नॉर्मल कॉलम स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज नहीं करते. तो कर्टेन वॉल में यूज करते हैं, पाइप में यूज करते हैं, प्रीकास्ट मेंबर में यूज करते हैं, बट स्ट्रक्चर कॉलम में नहीं करते. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही पूछा है कि कहां पे नहीं करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी स्ट्रक्चरल कॉलम्स. क्वेश्चन 15. Plasticizers are capable in reducing the water requirement of concrete mix for given workability by about. देखिए, प्लास्टिसाइजर 10% वाटर रिक्वायरमेंट को कम करता है और सुपर प्लास्टिसाइजर 20 से 40% को कम कर देता है. यानी अगर हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं तो 10% पानी की बचत हो जाती है हमारी. ठीक है. देखिए, प्लास्टिसाइजर्स आर केमिकल यूज टू इंप्रूव प्लास्टिसिटी इन द फ्रेश कॉन्क्रीट फॉर इंप्रूविंग वर्केबिलिटी फॉर ए गिवन W/C रेशियो. To facilitate placement of concrete in location that are not easily accessible, or these are majorly used for achieving higher strength by reducing the W/C ratio. मैं एक चीज बता देता हूँ आपको. जैसे आरएमसी प्लांट होते हैं, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट जिसको हम बोलते हैं. आरएमसी प्लांट से क्या होता है, वहां कॉन्क्रीट प्रिपेयर होती है, वो प्रिपेयर होने के बाद फिर वो साइट के ऊपर जाती है, और साइट की लोकेशन हो सकता है 20, 25, 30, 50 किलोमीटर हो. तो क्या होता है कि जब आरएमसी में कॉन्क्रीट प्रिपेयर हुई है, साइट पर जाने के बाद या तो उसके अंदर वाटर मिक्स करो, ठीक है ना, और सिंस की वो कंक्रीट के ड्राई हो जाती है पहुंचते पहुंचते, तो वाटर की क्वांटिटी आपको ज्यादा चाहिए होगी. और अगर हम वाटर वहीं से मिक्स करके लेके आ रहे हैं, तो अगर आपको 1 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग की सप्लाई हो रही है, तो सिंस की वाटर वहां पे मिक्स कर दिया है, तो एक्चुअल क्वांटिटी है वो आपकी कंक्रीटिंग की कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा मिलानी पड़ेगी, क्योंकि पानी क्या रास्ते में इवोपरेट भी हो जाएगा ना. तो इस तरह की हम आरएमसी प्लांट के अंदर 99% हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं. उस कॉन्क्रीट के अंदर हम प्लास्टिसाइजर मिला देते हैं, सो दैट कि वो जो वाटर की क्वालिटी है या वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी फुलफिल करता है वो, और एज वेल एज स्ट्रेंथ में भी अपने वो मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देता है. ठीक है ना. तो प्लास्टिसाइजर मतलब जहां पे हम प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट कर रहे हैं, जहां पे दूर की लोकेशन से लेके आ रहे हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है प्लास्टिसाइजर, क्योंकि वाटर की एक्सेस क्वांटिटी को मिलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है. So main type of plasticizer are lignosulfonic acid and their salts, है ना. lignosulfonic acid और इसके salt होते हैं main type of plasticizer. Plasticizer can reduce the water requirement of a concrete mix for a given workability by about 10%. और सुपर प्लास्टिसाइजर जो मैंने नोट लगा के अलग लिखा हुआ है, वो 20 से 40% वाटर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है. रिमेंबर, प्लास्टिसाइजर 10% को और सुपर प्लास्टिसाइजर 20 से 40% वाटर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है. और ये 10% या 20 से 40% है, ये कोडल प्रोविजन नहीं है, मैंने कहीं आईएस कोड भी नहीं लिखा है, ये एक थंब रूल है. तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स रिजल्टिंग हायर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. देखिए, हायर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट वहां से हमको फाइंड होगी जहां पे जो वॉइड रेशो है वो ज्यादा हो. ठीक है, यानी उसको एग्रीगेट को इधर उधर मूव करने की पोजीशन मिले. राउंडेड एग्रीगेट होते हैं वो सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, वहां वर्केबिलिटी तो हाईएस्ट होती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है वो लोएस्ट होती है. ठीक है. देखिए, मैं डिटेल में बताता हूं. राउंडेड एग्रीगेट, दीज आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर एंड प्रोड्यूस मिनिमम वॉइड. इसमें मिनिमम वॉइड होता है यानी 32%. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, दीज आर प्रेफर्ड, यानी इकोनॉमिकल बेस्ट होते हैं, क्योंकि सबसे कम सीमेंट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सीमेंट की जो वॉइड्स कम है तो सीमेंट को जाने का स्पेस कम मिलेगा, तो सीमेंट की क्वांटिटी लीस्ट यूज होगी. और ये बहुत वर्केबल है, सबसे ज्यादा वर्केबल ये है. तो ये तो इनकी क्वालिटी है, लेकिन स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो इनकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है. इरेगुलर एग्रीगेट की बात करते हैं, दे हैव वॉइड अबाउट 36%, यानी राउंडेड से ज्यादा होते हैं, और थोड़ी सीमेंट भी ज्यादा इनको चाहिए होती है. Angular aggregate, these have sharp angular and rough particle having maximum void of 40%. सबसे ज्यादा voids angular particle में होते हैं. ठीक है. कहां से मिलते हैं? क्रश रॉक से मिलते हैं. इसमें देखिए, इस पूरी थ्योरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम के.
दे प्रोवाइड वेरी गुड बॉन्ड एंड देयरफॉर प्रोड्यूस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो एंगुलर एग्रीगेट करेक्ट आंसर हो गया। फ्लैकी एग्रीगेट, these are usually obtained from laminated rocks. They produce poor strength concrete and hence they should be avoided in the concrete mix. नॉर्मली इस तरह का मतलब एग्रीगेट जिसके अंदर फ्लैकी पार्टिकल ज्यादा होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। फ्लैकी पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, चाहे वो हो सकता है सिलेंड्रिकल शेप के पार्टिकल हो, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होंगे पार्टिकल, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल थ्योरी में जब हम गए हैं तो हमको कई सारे क्वेश्चन मिल गए, है ना, जो हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा वॉइड्स किसके अंदर होते हैं, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो किस तरह के पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा वर्केबिलिटी किस तरह के एग्रीगेट प्रोड्यूस करते हैं, सबसे कम या सबसे ज्यादा सीमेंट कौन से पार्टिकल कंज्यूम करते हैं, किस पार्टिकल कौन से पार्टिकल कहाँ मिलते हैं। जैसे फ्लैकी एग्रीगेट है वो लैमिनेटेड रॉक से मिलते हैं, राउंडेड एग्रीगेट है रिवर से मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। इन ए कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 8, ठीक है ना, कोर्स एग्रीगेट के लिए दे दिया। फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 3 और एंड द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, यानी दोनों को मिक्स कर दिया, इज 6। देन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का रेशो कितना होगा मिक्स में, मतलब फाइन और कोर्स को मिक्स कर दिया। मिक्स का जो फाइनेस्ट मॉडुलस है एफएम जो है वो 6 है, कोर्स का 8 था, फाइन का 3 है, तो फाइन का प्रोपोर्शन कितना है, कितना परसेंटेज है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। देखिए प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट R%, ठीक है, इक्वल टू P2 माइनस P अपॉन P माइनस P1 इंटू 100। यहाँ पे जो P है वो डिजायर्ड फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट है जो हमको कितना दे रखा 6, यानी मिक्स का। P1 फाइन एग्रीगेट का दे रखा कितना दे रखा 3 और जो P2 है वो कोर्स एग्रीगेट का दे रखा कितना दे रखा 8। तो सारी वैल्यूज को रख देते हैं, करेक्ट आंसर आ जाएगा 66.7% या 67%, ए ऑप्शन। तो एक तो फाइनेस्ट मॉडुलस के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 18 में बता रहा हूं मैं। एन एस्फाल्ट मिक्सर हैज एन एग्रीगेट ग्रेडेशन एज शोन बिलो। ये सीव नंबर है अलग अलग 4, 8, 16, 30, 50, 100 और ये क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन है कि 4 नंबर से कितने रिटेन हुए, 8 से कितने, है ना, कितने परसेंट पार्टिकल रिटेन हुए, ये क्यूमुलेटिव नंबर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द फाइनेस्ट मॉडुलस वुड बी, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, फाइनेस्ट मॉडुलस इस केस में क्या होता है, समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन, जितना टोटल रिटेन हुआ उन सबको जोड़ दो डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो यहाँ पे 0 प्लस 4.6 प्लस 14.8, 37.4, 30.2 और ये 24 है, ये 11 नहीं है ना, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, 24 है। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आता है 111 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हम ये कितना आंसर आ गया 1.11, ठीक है ना। ये एक बार ऐड कर लीजिएगा, 30 और 30 60 80 91 और 10, हाँ ये 24 ही हुआ, ठीक है ना, 24 है, इसको ध्यान रखिए। तो टोटल हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1.11 फाइनेस्ट मॉडुलस, यानी सी ऑप्शन। तो फाइनेस्ट मॉडुलस का एक तो तरीका का क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन बताया और एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है जहां पर क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन निकालते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए ये भी कर सकता है कि पासिंग परसेंट दे दे तो आपको 100 में से माइनस करते जाओगे तो आपको रिटेन परसेंटेज आ जाएगा और फिर उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे कि एफएम कितना होगा। ओके, क्वेश्चन 19 है, फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीट द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट बी यूज्ड इज। अंडर वाटर कॉन्क्रीट के स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्लॉज 14.2 क्या है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग का क्लॉज है। उसके लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो होता है वो 0.6 होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 40 mm होता है और मिनिमम सीमेंट कंटेंट 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट होता है। तो यहां हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है अंडर वाटर कॉन्क्रीट के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर है 40 mm, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इन ए शेप टेस्ट ऑफ एग्रीगेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट स्लॉट फॉर फ्लैकीनेस इंडेक्स फॉर ए मटेरियल पासिंग 40 mm सीव एंड रिटेन्ड इन ऑन 30 mm सी। 30 mm पे रिटेन हो जाता है और 40 mm से पास हो जाता है। तो कौन सा जो स्लॉट है शेप टेस्ट के लिए, कौन सा स्लॉट बेस्ट रहेगा, मतलब कौन सा स्लॉट का मतलब हो गया कौन से सीव साइज का स्लॉट बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए जब हम फ्लैकीनेस टेस्ट कर रहे हैं तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट यानी जो थिकनेस होती है
इट शुड बी लेस देन टू 0.6 टाइम द मीन डायमेंशन। वो एग्रीगेट, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो वो एग्रीगेट फ्लैकी एग्रीगेट कहलाते हैं जिनकी लीस्ट लैटरल डायमेंशन, मान लो थिकनेस है उनकी लीस्ट लैटरल डायमेंशन, शुड बी लेस देन टू 0.6 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन। उनकी सारी डायमेंशंस का एवरेज निकाल लीजिए, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ज्यादा होना चाहिए उसकी थिकनेस से, तो इन पार्टिकल्स को हम फ्लैकी पार्टिकल बोलते हैं। यहां पे हमको दे रखा है कि 40 mm की सीप से पास हो रहे हैं और 30 mm पे रिटेन हो रहे हैं, यानी पार्टिकल का जो साइजेज है वो कितना हो गया, 40 mm और 30 mm। तो 40 प्लस 30 यानी कुछ पार्टिकल 40 mm के, कुछ 30 mm के। तो यहाँ पे जो मीन सीप साइज हो गया, यानी यू कैन से मीन साइज ऑफ पार्टिकल हो गया, वो 40 प्लस 30 अपॉन 2 यानी 35 mm हो गया, राइट। तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन कितनी हो गई, 0.6 इंटू 31 यानी 21 mm। तो अगर फ्लैकीनेस इंडेक्स हमको निकालना है तो उसके लिए जो करेक्ट स्लॉट होगा वो कितना साइज का चाहिए, 21 mm का चाहिए, ठीक है। यानी फ्लैकी पार्टिकल्स को आपको सेपरेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो स्लॉट साइज आपको 21 mm का चाहिए। ओके, तो ये आज की क्लास ओवर हो गई। ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए उनका आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा इस वीडियो के साथ, आप वहां से डाउनलोड करके उसको तैयार कर सकते हैं और वीडियो को देख के एक बार समझ लीजिए कि आज क्या क्या डिस्कस हम लोगों ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कंक्रीट BMC एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वही कंटिन्यू होगा, बट उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी को ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट वहां पे हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है और जो टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट से आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, थैंक यू।